अब हम स्टरलाइज़ेशन के फिज़िकल मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग फिज़िकल मेथड को चूज़ करते हैं स्टरलाइज़ेशन के लिए, तो हम लोग नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को देखकर फिर चूज़ करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो फीडर्स होते हैं, उनको आमतौर पे बॉयल किया जाता है। ये मतलब कि उनको फिज़िकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट हम नहीं देते, कहीं उनको मतलब कोई केमिकल रेज़िड्यूज़ रह ना जाएँ और जो उनके नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो इसी तरीके से फिज़िकल मेथड और भी बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों या ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग हो या फिर और भी दूसरे अब तरीके देखेंगे हम लोग, तो सब में हम नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद कोई मेथड जो है ना वो चूज़ किया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे पहला जो मेथड है, वो है बॉयलिंग का, जो मोस्ट कॉमन मेथड है फिज़िकल, वो है बॉयलिंग। अच्छा स्टूडेंट, बॉयलिंग आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस को यानी पानी में डालकर बॉईल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है और उसका जो प्रोटीन होता है, वो डीनेचर हो जाता है। मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन बिकम डीनेचर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये जो है इस टॉपिक में जो चीज़ें याद रखनी है वो ये कि कंडीशन याद रखनी है कि बस किस में क्या कंडीशन होती है, ये इस टॉपिक में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है ड्राई हीट ओवन। ड्राई हीट ओवन। अब ये जो ड्राई हीट ओवन, इस ड्राई हीट ओवन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई लिक्विड मीडियम यानी जो सोर्स है ना हीट का, उसके और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हीट किया जा रहा है उसके बीच में किसी भी किस्म का लिक्विड मीडियम नहीं होता। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस हीट सोर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं होता। ठीक हो गया। जिस तरह हम आम तौर पे घरों में ओवन्स को यूज करते हैं, तो इसको ड्राई हीट ओवन कहते हैं और इसमें हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर को हम तकरीबन 2 घंटे तक देते हैं, 2 आवर्स तक। ठीक है। तो 2 घंटे तक इसका टेम्परेचर हम देंगे और इससे भी क्या होगा कि इसका प्रोटीन और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डी नेचर होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा एक अहम जो मेथड है स्टरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज होती है इंसिरेशन। थर्ड मेथड है इंसिरेशन का। इंसिरेशन। इंसिनरेशन। अच्छा, इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपोजर टू फ्लेम। डायरेक्ट एक्सपोजर टू फ्लेम यानी कोई भी शोला हो, आग हो, उससे डायरेक्टली जो है ना उसको एक्सपोज किया जाए, तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू फ्लेम का प्रोसेस कहते हैं इंसिनरेशन। अच्छा, इंसिनरेशन ये आमतौर पर जैसे मिसाल के तौर पे माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को सैंपल के तौर पे कलेक्ट करने के लिए एक वायर लूप होती है। उस वायर लूप से हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो वायर लूप जो होती है बार-बार हर जगह से बैक्टीरिया के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उस वायर लूप कंटामिनेटेड हो सकती है। तो पहले हम उसको इंसिनरेट करते हैं, मतलब आप फ्लेम के ऊपर रख के बिल्कुल रेड हॉट करते हैं। उसके बाद सैंपलिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला मेथड है ऑटोक्लेव मेथड। अच्छा, ऑटोक्लेव मेथड जो होता है, इसकी थोड़ी-सी ख़ास बात है और ख़ास बात इस ऑटोक्लेव मेथड की क्या है? ये है ऑटोक्लेव। ये हीट और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। ऑटोक्लेव मेथड में हम क्या करते हैं कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे तकरीबन 15 से 40 मिनट तक। 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, ठीक है, 15 से 40 मिनट तक और 15 psi का प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाएगा। इससे भी प्रोटीन और मेम्ब्रेन जो होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता डीनेचर होना शुरू हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेशर की मतलब क्यों प्रेशर दिया जा रहा है? ये 15 psi। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको स्टरलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिर ज़्यादा टेम्परेचर देने के से उस ऑब्जेक्ट को भी नुकसान पहुँच सकता है। हो सकता है उस ऑब्जेक्ट में कोई वो जो चीज़ या सैंपल जो भी आप स्टरलाइज़ कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन शामिल हो या उसको वैसे कोई नुकसान पहुँच सकता हो हाई ट्रीटमेंट से।
तो फिर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को थोड़ा लो कर देते हैं ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे, और प्लस प्रेशर को थोड़ा हाई कर देते हैं ताकि टेम्परेचर को लो करने से स्टरलाइजेशन का मेथड ना रुक जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑटोक्लेव मेथड के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होगा स्टरलाइजेशन का, वो मेथड है पास्चुराइजेशन का। ये भी एक कॉमन मेथड है पास्चुराइजेशन। दूध वगैरह हम इसी मेथड से गर्म करते हैं, पास्चुराइजेशन का। लुईस पास्चर के नाम के ऊपर ही इसको पास्चुराइजेशन का मेथड कहते हैं, उसी ने डिस्कवर किया था। अच्छा, ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि दो मेथड हैं इसके अंदर, मतलब या तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दें, ठीक है, और 15 सेकेंड तक ये टेम्परेचर दें, ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दें और 15 सेकेंड तक दें। या फिर आप चाहते हैं कि टाइम थोड़ा कम कर दें, तो टाइम कम करेंगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कर दें और जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए कर दें। इस प्रोसेस को UHT कहते हैं, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। इन दोनों में से किसी भी मेथड को आप यूज़ करें, ये जो मेथड है आपके, ये दोनों के दोनों मेथड क्या कहलाते हैं, पास्चराइजेशन के मेथड कहलाते हैं। यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस्तेमाल करें, और वो टेम्परेचर कितना दें, वो टेम्परेचर तकरीबन आप इसको यूज़ करें 15 सेकंड तक, और उसके बाद 138 का 22 सेकंड तक, दोनों पास्चराइजेशन के मेथड कहलाते हैं। स्टूडेंट, एक मतलब फिर मैं आपको याद दिला दूंगा, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कंडीशन याद करनी होगी कि पास्चराइजेशन में क्या क्या करना होता है, मतलब क्या टेम्परेचर है, ऑटोक्लेव में टेम्परेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, प्रेशर क्या है, ये कंडीशन याद करनी होगी, ये ज़रूरी है आपके लिए इसमें। उसके बाद अब ये हाई टेम्परेचर वाले जो मामला थे वो तो हम लोगों ने एक तरफ कर दिए। इसके बाद है लो टेम्परेचर। अब एक रेफ्रिजरेशन और एक है फ्रीजिंग। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन और इसके बाद फ्रीजिंग पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास भी जो हमारे घर में फ्रिज होता है उसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर होता है और एक फ्रीज़र होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसमें किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, ठीक है। तो 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर किसी भी चीज़ को दिया जाए तो वो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, ये रेफ्रिजरेशन, चलो पहले इसके साथ हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेशन के साथ जो है फ्रीजिंग, फिर उसके बाद दोनों को साथ समझते हैं। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जो हमारे रेफ्रिजरेटर का अपर पोर्शन होता है, फ्रीज़र जिसे कहते हैं, इसमें हम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, और इस टेम्परेचर के बाद जो है ना जो जितना भी ऑब्जेक्ट जो भी आप इसको रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और इनसे उनकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है और मरना शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है, किसको रेफ्रिजरेट करना है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे आप लोग कोई बायोलॉजिकल सैंपल स्पेसिमेन सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे शहर में, दूसरे इलाके में, यानी सैंपल भेज रहे हैं डिजीज की डायग्नोसिस के लिए, अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगी तो रेफ्रिजरेशन इज इनफ, मतलब आप रेफ्रिजरेट करके भेज दें। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी दूर भेजना है, तो फिर आपको उसके लिए फ्रीजिंग करनी पड़ती है। इसी तरीके से हम अपने फूड आइटम्स जिनको मतलब 1-2 दिन में मुकम्मल करना होता है, खाना ख़त्म करना होता है, तो उसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं। लेकिन जिसको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रखना पड़ता है, फिर उसको हम फ्रीज करके रख देते हैं ताकि फिर ये काफ़ी टाइम तक हमारे पास रहे। तो ये सबसे एक अहम जो है ना मेथड है। इसके बाद है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जो है ना नेक्स्ट मेथड है हमारा, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ठीक है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम लोग अ, किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन, तो इस प्रोसेस में हम लोग बहुत ही हाई प्रेशर देते हैं किसी पैथोजन को किल करने के लिए, और कितना, 100 मेगा पास्कल से 800 मेगा पास्कल का प्रेशर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। इस प्रेशर को बैक्टीरिया जो है टॉलरेट नहीं कर पाते,
और जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे तो प्रेशर आपने किस कदर हाई कर दिया है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इस प्रेशर की मदद से रोका जा सके। ठीक है, तो प्रेशर अगर देना है तो फिर हाई प्रेशर देना होगा, सिर्फ टेम्परेचर देना है तो हाई टेम्परेचर देना होगा, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा प्रेशर देंगे तो काम हो जाता है आमतौर पे। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अच्छा, अब ये जो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है इसमें क्या होता है, देखिए हमारे इन्वायरमेंट में टोटल जो प्रेशर है वो है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस 1 एटीएम में ऑक्सीजन 21 है परसेंट है। मतलब 1 एटीएम, अगर हम ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का प्रेशर देखें तो वो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बल्कि उसका आधा भी नहीं है, जस्ट 21% है उसका जो टोटल प्रेशर पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात बैक्टीरिया को किल करने के लिए, खासतौर पे कौन से बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, हम इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं हाई प्रेशर के साथ, और कितना, ऑक्सीजन का 1 से लेकर 3 एटमॉस्फेयर तक जो है ना हम उसको प्रेशर ऑक्सीजन का प्रेशर देते हैं, और जिसके बाद वो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे गैस गैंग्रीन को ट्रीट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। गैंग्रीन आपको पता है कि ये जब कोई भी नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं वो गैंग्रीन में डेवलप कर जाते हैं, आमतौर पे डायबिटीज के पेशेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा ये। इसके बाद है सिंपल डेसिकेशन। अच्छा, सिंपल डेसिकेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल डेसिकेशन में कोई भी फूड आइटम्स जो होते हैं उनको सिंपली ड्राई कर लेते हैं धूप के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, अब सिंपल डेसिकेशन में अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि किशमिश होती है, एक अंगूर होता है, ठीक है। अब जो अंगूर होता है उसको तो इतने ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते, लेकिन किशमिश तो आपके पास महीनों तक पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं होता। वो सिंपली इसलिए कि हम लोगों ने उस किशमिश का बिल्कुल वाटर ड्राई कर दिया, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ये हमेशा फेवर करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो आपने मॉइस्चर को ही ड्राई कर दिया तो वो फैक्टर ही खत्म कर दिया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को फेवर करता है, इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ हो ही नहीं पाती। इसलिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सालों साल तक, महीनों तक रखे रहते हैं, उनको खराब नहीं होते। लेकिन उनके जो ओरिजिनल जो फ्रूट होते हैं, जो बिल्कुल वेट फ्रूट होते हैं, वो 2-4 दिन में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मॉइस्चर है ये फेवर करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी, इवन फंजाई की ग्रोथ को भी यही मॉइस्चर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिन चीज़ों को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखना होता है, या ऐसे तमाम दुनिया के इलाके जहाँ पर सर्दी का मौसम बड़ा सीवियर और लॉन्ग होता है और फूड अवेलेबल नहीं होता, तो गर्मियों में गोश्त हो गया, इस किस्म के फूड आइटम को बिल्कुल ड्राई करके वो अपने पास रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उनका पूरा सीजन निकल जाता है उससे, और वो खराब भी नहीं होते। अच्छा, उसके बाद है लायोफाइलाइजेशन। ये भी एक अलग डिफरेंट मेथड है लायोफाइलाइजेशन का। लेट्स सी ये क्या है। ये लायो फाइ फाइलाइजेशन, ठीक है। लायोफाइलाइजेशन, यहाँ ओ आएगा। अच्छा, अब ये जो लायोफाइलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, सॉरी आई आएगा यहाँ पर। लायोफाइलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वैक्यूम स्पेस के अंदर, मतलब स्पेस हमारी बिल्कुल क्या होती है, वैक्यूम होती है, और उसमें रैपिड फ्रीजिंग करते हैं। रैपिड फ्रीजिंग इन वैक्यूम। अच्छा, रैपिड फ्रीजिंग क्यों, स्लो फ्रीजिंग क्यों नहीं करें? असल में जब आप स्लो फ्रीजिंग कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया को या पैथोजन को इतना चांस मिल जाता है कि अपने ऊपर स्पोर या कवरिंग डेवलप कर सके, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। एकदम से रैपिडली आप फ्रीजिंग करते हैं तो उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको प्रोसेस को कहते हैं लायोफाइलाइजेशन। अगला है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी ज़रा समझें कि क्या होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे कहते किसे हैं? वो रेडिएशन जो आयोनाइज कर दें किसी भी चीज़ को, आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। लेट्स सी ये क्या है। देखिए स्टूडेंट, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो आमतौर पे दो होती हैं, एक्स रेज और गामा रेज। एक्स रेज एंड गामा रेज। अभी जो एक्स रेज और गामा रेज है, जब ये ट्रेवल कर रही होती हैं
तो इनकी ट्रेवलिंग के दौरान कोई भी मॉलिक्यूल अगर इनके रास्ते में आ जाए, तो ये जिस मॉलिक्यूल को भी हिट करती हैं, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती हैं और जैसे एनर्जी मिलती है, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल आयोनाइज़ हो जाता है। ठीक है? और सोचें अगर ये मॉलिक्यूल डीएनए हो और डीएनए को आयोनाइज़ कर दें, तो डीएनए तो डिस्ट्रॉय हो गया, सारा मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उस सेल की सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहती। तो अगर ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो बैक्टीरिया के साथ भी यही होता है आमतौर पर। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे ऐसे होते हैं जो हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाते, हाई टेम्परेचर को नहीं कर प्रेशर को टेम्परेचर किसी को नहीं कर पाते, तो फिर हम उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो देखें हम किस तरीके से अपना मेथड चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मटेरियल या सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अच्छा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन याद है चेम्बरलैंड वाला? चेम्बरलैंड का जो हमने वायरस में पढ़ा था, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, उसने भी फिल्टर ही तो बनाया था ना। इसमें क्या होता है कि एक फिल्टर होता है और उस फिल्टर में तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे सुराख होते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन आप इसमें पोर करते हैं, तो वो सॉल्यूशन जब इन सुराखों से गुजरता है, तो बैक्टीरिया का साइज तो बड़ा होता है 0.2 माइक्रोमीटर से। तो बैक्टीरिया उस सरफेस पे रह जाते हैं फिल्टर के, जबकि सॉल्यूशन जो है ना वो फिल्टर होकर नीचे से निकल जाता है। आम तौर पे ये मेथड अप्लाई किया जाता है उस सैंपल के लिए जो ना हीट टॉलरेट कर सकता हो, ना रेडिएशंस को टॉलरेट कर सकता हो, ना प्रेशर को टॉलरेट कर सकता हो। जैसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई बड़ा सेंसिटिव प्रोटीन हो, एंटीबायोटिक्स हो, विटामिन्स हो, तो फिर इनमें से कोई मेथड पिछला आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के ज़रिए से ही इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो है ये टॉपिक हम लोगों ने चेम्बरलैंड यानी वायरस वाले जो टॉपिक था उसमें भी डिस्कस किया था। आप जरा देख लीजिएगा, याद होगा आपको। और फिर उसके बाद फाइनली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं, ये आयोनाइज नहीं करती किसी भी चीज़ को, जैसे वो पिछली वाली करती हैं, ये वाली इसकी तरह आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, इन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये कंटिन्यूअसली किसी भी सब्सटेंस पे पड़ती रहे, तो वो जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो रिंग कंपाउंड्स आमतौर पे इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब है जो भी डैमेज होता है उन रिंग कंपाउंड्स को ही होता है। जैसा कि रिंग कंपाउंड हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, और स्पेशली थायमीन बड़ी सेंसिटिव होती है। थायमीन के जो रिंग होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगर थायमीन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के अंदर मिसपेयरिंग या डीएनए डैमेज हो गया और मिसपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और डीएनए अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स-रेज़, गामा रेज़ होती हैं, इनमें हाई एनर्जी होती है और ये किसी भी मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकती हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जस्ट रिंग कंपाउंड्स को ही डैमेज करती हैं, क्योंकि वही कंपाउंड इनको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर भी आपका मुकम्मल हो जाता है। इस चैप्टर के मुतालिक कोई भी किसी किस्म के सवाल हो, कॉन्सेप्ट हो या कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो, आप लोग पर्सनली या वैसे भी कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंटिटी टेस्ट के सिलेबस के एतबार से।